Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Nureen and I am back with a new topic of current electricity today, and that is the color code for carbon resistances. Actually students, ये टॉपिक अगर देखा जाए तो एक नोट के तौर पे या फिर MCQs के हवाले से और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जो इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो है ये आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और आपकी जो प्रैक्टिस है टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको इन फ्यूचर भी हमेशा काम आएगा। जब आप हाई लेवल पे भी चले जाते हैं तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जब भी आपको पता है डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा ये जो रजिस्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये किस तरह का होता है, इसकी रेजिस्टेंस को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। और उसके लिए सबसे पहले आप देखें कि कार्बन ये रजिस्टर्स होते क्या हैं। कार्बन रजिस्टर्स आर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में कार्बन के जो रजिस्टर्स बने हुए होते हैं, कार्बन से बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दे कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड। इसकी एक हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड होती है और उसके ऊपर जो है, या कोन कह लें आप, और उसके ऊपर उस सिरेमिक रॉड को जो है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर डिपॉजिट किया होता है थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की फिल्म को या कार्बन की कोटिंग जो है वो उसके ऊपर इस तरह से की होती है। तो ये सिरेमिक रॉड होती है। ठीक है, और आपको पता है ना कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ की कोटिंग करते हैं तो जिस चीज़ के ऊपर कोटिंग करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। सो ये जो आपकी रॉड है, हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड या कोन, इसको आप सबस्ट्रेट कहेंगे और इसके ऊपर आप कार्बन की कोटिंग करें या डिपॉजिट करें कार्बन को उसके ऊपर। ठीक है, अब इस कार्बन कोटिंग के ऊपर ये आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे इसके बैंड्स के ऊपर। ठीक है, आपकी बुक्स में ज़्यादा अच्छे आपको क्लियर नज़र आएंगे ये, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क है। तो ये रेड और पिंक और इस तरह से, ये फिर रेड है और उसके बाद सिल्वर है। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर कलर्स होते हैं। अब आपको उस वक्त नहीं पता चलता कि ये कलर्स जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले आपने किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो आपको पता होना चाहिए वो ये टेबल है, और वो ये टेबल है टेबल ऑफ कलर कोड। आपको हर कलर का कोड पता होना चाहिए, उसकी मदद से आप किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कलर कोड क्या है, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, आप देखें, BBROY GBVGW। ठीक है, BBROY GBVGW, और शार्प कलर से शुरू करके आपने लाइट जो कलर है आपका, जो कि वाइट होता है, उसकी तरफ आना है। शार्प कलर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? ब्लैक। सो आप ब्लैक कलर से शुरू होंगे और वाइट कलर की तरफ जाएंगे। अब ब्लैक के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा शार्प कलर होता है? ब्राउन। फिर उसके बाद BB, और फिर R रेड है, O फॉर ऑरेंज, Y जो है वो येलो के लिए, G फॉर ग्रीन, B जो है वो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पहले दो B जो हैं वो आपने सबसे ज़्यादा शार्प ब्लैक कलर, उससे कम शार्प जो था वो ब्राउन कलर था। तो अब कौन सा कलर हो सकता है? वो ब्लू कलर हो सकता है। उसके बाद वायलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने आपको पता है ग्रीन का G भी 2 दफ़ा है ना, तो ग्रीन कलर ज़्यादा शार्प है ना ग्रे से, तो ग्रीन कलर पहले आएगा। तो ये ज़रा मैंने आपकी एक आसानी के लिए आपको ये बताया है कि आपने इस कलर कोड के टेबल को किस तरह हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वैसे आप याद करेंगे तो मे भी आपको याद ना रहे। तो 0 नंबर से इसकी वैल्यू शुरू होती है और 9 तक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने 0 से 9 तक फिर इसकी काउंटिंग कर लेनी है। तो आप इस सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हैं, BBROY GBVGW, और ब्लैक कलर किससे, यानी शार्प कलर से, मोस्ट शार्पर से आपने लीस्ट शार्पर कलर की तरफ जो है वो जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होगा शार्प से लाइट की तरफ, और वैल्यू आपकी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू में आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कलर कोड है। अब इसको देखते हुए हम किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि ये 1 2 3 4 बैंड्स हैं इसके ऊपर।
ठीक है। चौथा बैंड जो है आपका वो कभी हो सकता है इन सर्टेन कंडीशंस, कभी नहीं भी होता, क्योंकि ये जो फोर्थ बैंड है आपका ये टॉलरेंस बैंड होता है। ये या तो सिल्वर कलर का होगा या ये गोल्डन कलर का होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिस तरह का भी अगर तो ये भी हम आगे देखेंगे कि टॉलरेंस हम किस तरह से इसकी निकाल सकते हैं। जिस कलर का भी ये होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा या नहीं होगा, तो हम किस तरह से उसकी टॉलरेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। मैं अभी आपको आगे ये भी बताती हूँ कि टॉलरेंस होती क्या है। ये जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि गोल्ड की टॉलरेंस जो है वो ±5% होती है। सिल्वर की टॉलरेंस जो है, क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, तो बेस्ट कंडक्टर्स में से है, इसलिए उसकी टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस एक तरह की आप कह लें कि वेरिएशन इन द वैल्यू है ना, तो वो वेरिएशन गोल्ड के लिए जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर, उसकी वेरिएशन कम होगी, इसलिए वो ±5% है। और सिल्वर जो है वो ±10%, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से कम अच्छा कंडक्टर है ना, इसलिए उसकी टॉलरेंस जो है वो ज़्यादा होगी। आगे अभी हम इसको डिटेल में भी देखते हैं। अच्छा, अब ये जो पहला बैंड है ये फर्स्ट डिजिट को शो करता है, सेकेंड बैंड जो है वो सेकेंड डिजिट को शो करता है, और जो थर्ड बैंड होता है आपका वो नंबर ऑफ जीरोस को शो करता है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, और थर्ड बैंड जो है वो उतने जीरोस देगा आपको, जो भी उस कलर का कोड होगा, ठीक है, उतने नंबर ऑफ जीरोस आप लगाएंगे। फोर्थ बैंड मैंने आपको कहा है वो टॉलरेंस बैंड होता है, जो कि या तो गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा या नहीं होगा। तो अगर वो नहीं होगा गोल्ड और सिल्वर का, तो मैंने आपको बता दिया ना कि ±5% गोल्ड की और सिल्वर के लिए ±10% की वैल्यू होती है टॉलरेंस की। और अगर वो नहीं होगा तो फिर आप इसकी, इफ़ देयर इज़ नो फोर्थ बैंड द टॉलरेंस इज अंडरस्टूड टू बी +20%, ठीक है। यानी आपको वो पक्की वैल्यू हो जाएगी कि अगर कोई बैंड नहीं है फोर्थ बैंड, तो फिर उसकी जो टॉलरेंस है वो +20% होगी यकीनी, यानी इंक्रीज़ में होगी, फिर माइनस में नहीं आएगी ना, कि 20% उस वैल्यू में इंक्रीज़ हो सकता है। अब ये टॉलरेंस की डेफिनेशन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13.4 भी है, ठीक है। और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13.4 हम देखते हैं बाद में, लेकिन पहले मैं आपको एक इसकी एग्जांपल भी करा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो टॉलरेंस का क्या मतलब है, ये उसकी डेफिनेशन है टॉलरेंस की। बाय टॉलरेंस वी मीन दैट द पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू, यानी जितनी वैल्यू आप उस रेजिस्टेंस की आप कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैंड की मदद से, उस रजिस्टर की जितनी रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट की है, जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस का होगा या नहीं होगा, या क्या होगा, वो फोर्थ बैंड जो है सिल्वर का होगा, गोल्ड का होगा या नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपको उसकी टॉलरेंस के बारे में पता चल सकता है कि कितनी वेरिएशन आ सकती है फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू, ठीक है। तो बाय टॉलरेंस वी मीन द पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। अब इसकी एग्जाम्पल उन्होंने ये दी है नीचे, फॉर एग्जाम्पल 1000 ओहम रजिस्टर, अगर आपने वैल्यूएट कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड की मदद से कि 1000 ओहम की रजिस्टर्स आपने कैलकुलेट की है रजिस्टर की, तो उसका टॉलरेंस जो है अगर वो ±10% है, तो इसका मतलब है आप देखें 1000 की -10% करें क्या वैल्यू होती है, -10% अगर 1000 में करें ना तो वो 900 ओहम होता है, और अगर +10% इसकी वैल्यू देखें तो वो 1100 ओहम होता है। इसका मतलब है कि आपका वो जो रजिस्टर है जिसकी आपने ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट की है, उसमें वेरिएशन हो सकती है उसकी रेजिस्टेंस में 900 ओहम से लेके 1100 ओहम तक की वैल्यू हो सकती है उसकी। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्चुअली टोटल एग्जैक्ट 1000 ओहम की वैल्यू हो, ठीक है। जब आप उसके साथ ±10% टॉलरेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू में वो वैल्यू जो है वो 900 ओहम तक भी जा सकती है और अप टू 1100 ओहम तक भी वेरी कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा ये जो एक एग्जांपल है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये भी देख लेते हैं। अब इस फॉर योर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने क्या दिखाया आपको, पहला रेड कलर है, दूसरा उन्होंने बताया वायलेट कलर है, तीसरा उन्होंने बताया ऑरेंज कलर है, और चौथा जो है वो सिल्वर है। अब देखिए रेड कलर का कलर कोड क्या है, 2, ये आपने ऊपर देखा है, रेड कलर का कलर कोड क्या है, 2, ठीक है, तो ये 2 आ गया। वायलेट कलर का कलर कोड क्या है, 7, ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और उसके बाद ऑरेंज कलर का कलर कोड क्या है, ऑरेंज कलर का कलर कोड है 3। अब आपने इसको 3 नहीं लिखना, हमने कहा था थर्ड बैंड क्या देता है आपको, नंबर ऑफ जीरोज, तो इसका मतलब आपने 3 0 लिख देने। ऑरेंज बैंड का कलर कोड 3 है तो आप 3 0 उसकी जगह लिख देंगे, 1 2 3 3 zeros, ठीक है। और साथ सिल्वर बैंड है तो आपको पता है सिल्वर बैंड का जो टॉलरेंस होती है वो
10% होती है। तो अब आप अपने आंसर कैसे लिखेंगे कि R इज इक्वल टू, यानी जो रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट की है वो 27 आगे 3 जीरोस 27,000 ओहम, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे ±10%। वो जो है ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है ये उसकी क्या है, टॉलरेंस। यानी आपका आंसर इस वैल्यू से 27,000 से +10% आगे का भी हो सकता है, आगे तक भी वेरी कर सकता है, और -10% जो है वो उसकी पीछे की तरफ भी जा सकती है इसकी वैल्यू। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, आपकी ये वैल्यू वेरी कर सकती है ±10% के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यही पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो फर्स्ट बैंड है वो क्या इंडिकेट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। सेकंड बैंड जो है वो सेकंड डिजिट की न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। थर्ड बैंड जो है वो नंबर ऑफ जीरोस देगा आपको, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट 2 डिजिट्स। जब आप 2 डिजिट्स लिख लेंगे तो उसके बाद तीसरा बैंड आपको उतने नंबर ऑफ जीरोस, जितना भी उसका कलर कोड होगा उतने आपने उसके जीरो डाल लेने। और फोर्थ बैंड जो है वो आपको टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस की टॉलरेंस, ठीक है। और वो जो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना इंक्रीज आ सकता है या कितना डिक्रीज आ सकता है, वो जो पॉसिबल वेरिएशन है, सिल्वर के लिए ±10% मैंने आपको बताई है, गोल्ड के लिए ±5%, और अगर बिल्कुल कोई बैंड नहीं है तो फिर +20%। अब आ जाए, अब आपको मैं आई होप कि मेरी सारी पॉइंट्स से अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आ जाए अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.4 की तरफ। ये मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है 13.4, ये देखें। अब ये देखें 13.4 आपको क्या बता रहा है। 13.4 में वो कह रहा है कि व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन फिगर A एंड B एंड व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच। आपने उसकी टॉलरेंस, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस, और आपने फिर ये भी बताना है कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस वो तो आपने पढ़ा हुआ ना, ये देखें, ये मैंने आपको मार्क करवाई है वैल्यू, उसकी डेफिनेशन। बाय टॉलरेंस वी मीन दैट द पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू, ये उस टॉलरेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है आपको कि आप इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो कैसे करेंगे जी, देखें, सबसे पहले क्या है आपका कलर, ब्राउन, ग्रीन, रेड, गोल्ड। अब ब्राउन का देखें, ब्राउन का कलर कोड क्या होता है जी 1, तो 1 आ गई आपकी वैल्यू। ग्रीन का कलर कोड क्या होता है 5, रेड का कलर कोड क्या आता है 2, तो आपने 2 नहीं लिख देना, कितने 2 जीरोस डालने हैं उसके साथ, ठीक है। और गोल्ड की टॉलरेंस अभी हमने पढ़ी है वो ±5% टॉलरेंस है। इसके आंसर को अब आप इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे कि R इज इक्वल टू 1500 और ब्रैकेट में लिखेंगे ±5%। ±5% का मतलब है कि ये उसकी टॉलरेंस है। इसका मतलब आपका आंसर इतना इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज वैल्यू भी +5% में जा सकती है, और इसका आंसर जो है वो -5% डिक्रीज में भी जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें सेकंड वाली डायग्राम। सेकंड डायग्राम में वो आपको क्या दिखा रहे हैं कि येलो कलर जो है आपका, उसकी कलर कोड क्या होता है 4, ठीक है। सेकंड बैंड वाइट है, वाइट का कलर कोड क्या होता है 9। थर्ड बैंड ऑरेंज है, ऑरेंज का कलर कोड होता है 3। तो अब आपने 3 नहीं लिख देना, उसको आपने क्या करना है 3 जीरोज उसके डालने। और सिल्वर की टॉलरेंस आपको पता है ±10% टॉलरेंस होती है सिल्वर की। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे 4, 9 और आगे क्या करेंगे 3 जीरोस ओहम, ये उसकी रेजिस्टेंस आ गई, और ब्रैकेट में लिखेंगे ±10% टॉलरेंस। इसका मतलब है कि +10% इस आंसर से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है आपकी रेजिस्टेंस की, और -10% इससे पीछे भी इसकी वैल्यू हो सकती है इस रेजिस्टेंस की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आपका 13.3 था आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में, ठीक है। हमने कल इसका 13.4 भी किया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको मार्क करवाया था। आज हमने 13.3 भी इसका अटैम्प्ट किया। आगे देखें जी, उसके बाद आ जाएं, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रियोस्टेट। ये एक शॉर्ट नोट के तौर पे आता है ये टॉपिक। शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं अक्सर आपके, क्योंकि 5 मार्क का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, तो एज अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है, या फिर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर एज अ डेफिनेशन भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट की डेफिनेशन एक मैंने लिखी है, वो क्या है, इसको क्या, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज टू वेरी द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर रियोस्टेट जो है ये एक खास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो उसकी रेजिस्टेंस को वेरी करता है। अच्छा, अब रियोस्टेट में और ये जो आम आपका कार्बन रजिस्टर है, इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, ये जो कार्बन रजिस्टर जब आप किसी सर्किट में लगा देते हैं ना, तो इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी रेजिस्टेंस जो भी होगी वो उतनी ही रहेगी,
ठीक है, उसको आप वेरी नहीं कर सकते। रियोस्टेट लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप अगर चाहते हैं कि मैं अपनी सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज कर सकूं, वेरी कर सकूं, कम कर लूं, जब मर्जी ज़्यादा कर लूं, तो फिर आप उसकी वैल्यू को आगे पीछे जो है यानी उसको वेरी करा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है रियोस्टेट का। जबकि कार्बन रजिस्टर्स जो हैं उसकी जो भी बैंड्स होंगे एक ही दफ़ा, वो उसकी कांस्टेंट रजिस्टर, वो आप अपनी सर्किट को उतनी ही कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, रियोस्टेट। तो ये एक मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड टू वेरी द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। दूसरी डेफिनेशन इन्होंने आपको दी है कि इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एक वायर वाउंड का मतलब है, ये देखें, इट कंसिस्ट ऑफ अ बार मैग्नेन वायर। ये मैग्नेन वायर जो है लाइक अ कॉपर वायर, ये एक अच्छी कंडक्टर होती है। इसको आपने वाउंड करना है इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये आपका इंसुलेटिंग सिलेंडर है, इसके ऊपर आपने एक मैग्नेन वायर को वाउंड किया है यानी लपेटा है उसको। तो अब ये दो एंड्स बन गए, एक एंड ए है और एक एंड बी बन गया। ये दोनों इसके फिक्स टर्मिनल हैं, ए और बी। जबकि जो सेंट्रल इसका ये स्लाइडिंग कंटेक्ट है, इसको आप आगे पीछे ए और बी की तरफ लेके जा सकते हैं। इस टर्मिनल को आप कहेंगे सी। जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है इसको आप क्या कहेंगे, सी। सो सी कैन वेरी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सी को आप इस तरह से और इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं अपने सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कि इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ बार मैग्नेट वायर वाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। ठीक है, द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू टू फिक्स टर्मिनल्स ए एंड बी एंड अ थर्ड टर्मिनल सी इज अटैच्ड टू द स्लाइडिंग कंटेक्ट विच कैन आल्सो बी मूव्ड ओवर द, जिसको आप मूव करा सकते हैं वायर के ऊपर, सी को। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये आपको एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग आएगा तो जाहिर सी बात है तब तो आप पूरा नोट लिखेंगे ना, लेकिन अगर शॉर्ट के तौर पे आता है तो एटलीस्ट ये नहीं है कि आपने पहली लाइन लिख के तो फारग हो जाना कि इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। एटलीस्ट 2 मार्क्स का अगर आपने आंसर लिखना है तो आप आगे ये भी लिखेंगे कि इट कंसिस्ट्स ऑफ अ बार मैग्नेट वायर वाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। और अगर आप ये लिख दें तो बहुत अच्छा होगा कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 फिक्स टर्मिनल्स ए एंड बी एंड 1 स्लाइडिंग टर्मिनल सी। कम से कम 2 नंबर का जब आपने आंसर लिखना है तो उसके अंदर भी 3 to 4 लाइंस आपने लिखनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे इट इज़ अ वायर, यानी आप समझ लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका, ये शॉर्ट के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, जो पूरा पैराग्राफ है आपका। ठीक है, कि इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल। तो ये पूरा जो अगर ये आपको शॉर्ट के तौर पे आता है तो ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपका, ये आपने जो है ना एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए इसकी वर्किंग क्या है। अ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड टू अ वेरिएबल रेजिस्टर एज वेल एज द पोटेंशियल डिवाइडर। अच्छा, 2 काम करता है ये। 2 काम क्या करता है कि एक तो ये वेरिएबल रेजिस्टर तो है ही, जैसे कि हमने कहा था कि आप इसको सी टर्मिनल को जब आप ऊपर वो स्लाइड कराएंगे ए और बी के दरमियान में, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगी। ए की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो 0 ओम है यानी कम है, मिनिमम रेजिस्टेंस, जबकि बी की तरफ जैसे ही आप मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से रेजिस्टेंस वेरी करता है बिटवीन ए एंड बी ड्यू टू द स्लाइडिंग टर्मिनल सी। और इसका ताल्लुक लेंथ ऑफ द वायर के साथ भी है। कैसा ताल्लुक है, ये मैंने कैसे कह दिया कि यहाँ पे 0 होगी और जहाँ पे मैक्सिमम होगी, ये मैंने ऐसे कह दिया कि मैंने जो कल आपको फार्मूला बताया है रेजिस्टेंस का, वो क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है रो एल ओवर ए। ये कल हमने पढ़ा था। इसका मतलब है कि अगर मैं रो और ए को कांस्टेंट कंसीडर कर लूँ क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टिविटी जो है वो सर्टन मटेरियल के लिए, जैसे ये मैग्नेट वायर है इसके लिए तो कांस्टेंट ही होगी ना। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट्स हैं और एरिया भी कांस्टेंट है तो मैं कह सकती हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, क्योंकि इस पूरे सर्किट डायग्राम में आपको एक ही चीज़ वेरी करती हुई नज़र आ रही है, और वो क्या है, लेंथ आप कम ज़्यादा कर रहे हैं। ना ही उसका एरिया चेंज हो रहा है वायर का और ना ही उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्योंकि अगर ये रो और ए दोनों कांस्टेंट्स हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इसका मतलब है जब आप लेंथ ऑफ द वायर को कम करेंगे, यानी ए की तरफ लेके जाऊंगी तो लेंथ कम होगी ना। तो फिर जैसे इसको आप देख लें, ए की तरफ लेके जाएंगे लेंथ कम होगी, कम वायर बीच में आएगी, तो फिर उस वक्त ए और सी के बीच में कम वायर होगी, उसकी लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और जैसे ही आप अपने सी टर्मिनल को बी की तरफ लेके जाएंगे तो आप उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, वायर की लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपके समझने वाली है। तो हमने कहा ये तो अभी मैंने जो बातें दोनों आपको बताई हैं ये मैंने बताई हैं एज अ
कि रियोस्टेट वर्किंग एज अ वेरिएबल रजिस्टर। अब अगर दूसरी बात की तरफ जाएं कि ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी काम करता है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी वेरी करा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करा रहा है ये देखें अब इसके लिए सेकंड सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम में उन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने ये जो आपके ए बी वायर थी इसको ऐसे लगा दिया, अब लॉन्गिट्यूडनल यानी वाई एक्सिस की फॉर्म में लगा दिए ना, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। पहले ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल थी, अब ये इस तरह से वर्टिकल इन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया है इन द सर्किट। और कनेक्ट कैसे किया है, 3 सेल बैटरी के साथ। अब 3 सेल बैटरी की वोल्टेज 4.5 वोल्ट ही होगी ना, क्योंकि एक सेल की वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट, तो 3 सेल बैटरी के लिए जो वोल्टेज है वो 4.5 वोल्ट है, ठीक है। अब इस वक्त जो उसकी पूरी पोटेंशियल डिफरेंस है ए से लेके बी तक के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस है वी। आप इसको डेल्टा वी भी कह सकते हैं, जैसे मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को वी, क्योंकि वी में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो है वो क्या है जी, आपकी वी। अब ये जो सी टर्मिनल जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल है आपका, ये अब आपको कैलकुलेट कर दे, क्योंकि अब आप इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ रहे हैं ना, तो जब आप इसे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ेंगे तो अब आप इसकी वी बी सी कैलकुलेट करें। वी बी सी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। अब अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं बी और सी के दरमियान में, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ लगाएं। ओहम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR, और मैंने क्या कैलकुलेट करनी है, VBC। सो VBC शुड बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, जो कि ओहम लॉ कहता है आपको। अब करंट कौन सी है, टोटल करंट इन द सर्किट। पूरे सर्किट में जो टोटल करंट है वो क्या होगी आपकी, वो कैसे कैलकुलेट, वो भी ओहम लॉ से ही निकालते हैं ना, V ओवर R करके, क्योंकि V इज इक्वल टू अगर IR है तो करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट V ओवर R, वेयर V जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, और कैपिटल R जो है वो क्या है आपका, टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट। कैपिटल R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड V जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये जो स्मॉल r लगाया हुआ है ना इन्होंने, स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, और ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी देता है बिटवीन B एंड C, वो VBC है। तो VBC की वजह से जो स्मॉल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r होगी, ठीक है। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से रेजिस्टेंस है इन द सर्किट, जो रेजिस्टेंस R प्रोवाइड करता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैपिटल R होगी, ठीक है। तो अब आप ये देखें V इज इक्वल टू IR, तो I क्या है, टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, V ओवर R करके, कैपिटल V ओवर कैपिटल R इस तरह से, और साथ आ गया मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा वाला लेना है, VBC का रेजिस्टेंस। VBC का रेजिस्टेंस कौन सा है, ये स्मॉल r। स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन VBC टर्मिनल के दरमियान में, पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो स्मॉल r है। तो ये रेजिस्टेंस आपने VBC का लगाना है, वो लगाएंगे स्मॉल r। यहाँ से आप इसको अगर अरेंज करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को स्मॉल r ओवर कैपिटल R कर लें और मल्टीप्लाई बाय V इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ताकि रेजिस्टेंस एक तरफ हो जाए और साथ उसकी पोटेंशियल डिफरेंस। बस आपने इस R को इधर कर दिए और V को इधर कर दिया। आपको पता है मैथ्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं ना, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये मेन इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, इस रियोस्टेट की कोई इतनी लॉन्ग डेरिवेशन नहीं है। तो आपने ये डेरिवेशन आपको ये बता रही है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, विद इन अ विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट की मदद से आप किस तरह से किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाय यूजिंग ओहम लॉ वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि करंट जो है वो टोटल करंट यूज़ करते हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो चूँकि आप VBC जिसका वोल्टेज है यानी जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उसी का रेजिस्टेंस लेते हैं आप, और वो स्मॉल r है, ठीक है जी। तो उसके बाद वेयर R इज़ द स्मॉल r इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन BC ऑफ द वायर। ये जो पूरी फिगर है, सर्किट है, ये आपको शो कर रहा है पोटेंशियल डिवाइडर की अरेंजमेंट को। अच्छा, अब इससे आपको पता चल रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें, अगर आप लेंथ ऑफ द वायर, ऊपर हमने ये पढ़ा कि लेंथ ऑफ द वायर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब आपने एक एडिशनल पॉइंट पढ़ लिया कि लेंथ ऑफ द वायर को आप कम कर रहे हैं, देखें ना, लेंथ कम हो रही है VBC की तरफ, लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो रही है स्मॉल r, और रेजिस्टेंस कम हो रही है तो साथ साथ उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो VBC है वो भी कम हो रहा है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में है ना, तो जैसे जैसे आप लेंथ ऑफ द वायर को कम करें उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो रही है और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर काम करता है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी, जब आप लेंथ को कम करते हैं, ना सिर्फ ये आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ करता है, बल्कि साथ साथ आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को भी डिक्रीज़ कर देता है,
ठीक है। और इसी सिमिलरली वी कैन वाइस वर्सा हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप BC से आगे की तरफ जाएं टुवर्ड्स A, तो आप इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी और साथ ही आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पूरा अरेंजमेंट था, ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एज द स्लाइडिंग कंटेक्ट सी इज मूव टूवर्ड्स द एंड B, द लेंथ एंड हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ आर स्मॉल आर ऑफ द पोर्शन BC ऑफ द वायर डिक्रीजेज। ये आपको दिखा रहे हैं इस फिगर में, जैसे लेंथ कम करने से और एंड इट डिक्रीजेज द VBC, और ये VBC को भी डिक्रीज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ द स्लाइडिंग कंटेक्ट C को आप A की तरफ लेके जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज VBC इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि आप उसकी लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये दोनों टॉपिक्स कलर कोड का और रियोस्टेट का आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आप इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। लर्निंग से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी सी डेवलप होनी चाहिए। चीज़ों को जो है वो क्रैमिंग ना करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, लर्न करें और अंडरस्टैंड करके लर्न करें। ठीक है, आई होप आपने आज के सारे पॉइंट समझ लिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यू कैन आइदर लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। एंड इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर, आप मुझे किसी भी वक्त आप उसमें कमेंट में लिख दें कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।